आज इस लेक्चर में हम सब ग्रुप्स के कुछ टिपिकल से इम्पोर्टेंट से एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है सेंटर ऑफ ए ग्रुप, जिसको हम डिनोट करते हैं ZG से। जहाँ पर G ग्रुप है तो उसका सेंटर जो है वो ZG होगा। ZG is the subset of elements in G which commute with all elements of G। सेंटर के अंदर G के वो एलिमेंट होंगे जो G के बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हों। अगर ग्रुप अबिलियन है तो क्योंकि G के सारे ही एलिमेंट बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेंगे तो सेंटर जो है वो G के ही इक्वल हो जाएगा। एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर है जो चाहे G अबिलियन हो चाहे अबिलियन ना हो, वो सेंटर के अंदर ज़रूर मिलेगा। वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि G अबिलियन है या नॉन अबिलियन है। इसलिए सेंटर जो है वो हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आइडेंटिटी के अलावा भी कुछ एलिमेंट कम्यूट करते हों सभी एलिमेंट्स के साथ और कुछ ना करते हों। तो सेंटर जो है उसके हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, X belongs to G such that XG is equal to GX for all G belongs to कैपिटल G। दैट इज ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ जो X कम्यूट करता है, जो G का एलिमेंट कम्यूट करता है ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ, वो सेंटर का मेंबर होगा। हमें प्रूव करना है कि जो सेंटर है ये सब ग्रुप होता है G का। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आइडेंटिटी एलिमेंट तो सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगा ही करेगा, तो ZG इज नॉट एम्प्टी। अब हमें दो प्रॉपर्टीज और शो करनी है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी और एक एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम दो एलिमेंट ले लेंगे सेंटर के, और क्योंकि वो सेंटर को बिलोंग करते हैं तो G के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेंगे। XG इज इक्वल टू GX फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड सिमिलरली YG इज इक्वल टू GY। हम XY को देखते हैं कि ये G के साथ कम्यूट करेगा कि नहीं करेगा। तो XY इंटू G बाई एसोसिएटिविटी, मुझे यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, YG इज इक्वल टू GY एंड देन XG कैन बी रिप्लेस्ड विद GX, क्योंकि XG किसके इक्वल है? GX के। सो दिस XYG इज इक्वल टू G इंटू XY। सो XY जो है वो G के साथ कम्यूट कर गया फॉर आर्बिट्रेरी एलिमेंट G बिलोंग्स टू G। सो XY इज मेंबर ऑफ ZG। सेकंड, अगर X बिलोंग करता है ZG को तो वो G के आर्बिट्रेरी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। परी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई X इनवर्स एंड यू विल गेट G is equal to X inverse GX. Then post multiply both sides with X inverse and you will get GX inverse is equal to X inverse G। ये जो कंडीशन है ये है for all G belongs to capital G। So X inverse belongs to ZG। From 1 and 2 ZG becomes सबग्रुप ऑफ G, क्योंकि सबग्रुप के लिए हमें दो ही प्रॉपर्टीज को शो करना होता है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी और एक एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। सेंटर, सेंट्रलाइजर थोड़े मिलते जुलते से हैं डेफिनेशंस। सेंटर तो है उन एलिमेंट्स की कलेक्शन जो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हों,
यानी कि सेंटर हम डिफाइन करते हैं ग्रुप का, लेकिन सेंट्रलाइजर हम डिफाइन कर देते हैं एलिमेंट का या ग्रुप के किसी सबसेट का। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है एक एलिमेंट का। एलिमेंट का सेंट्रलाइजर वही सेंटर की तरह ही होगा, ग्रुप के वो एलिमेंट जो इस एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करते हो। अब मुझे सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर के लिए तो सभी ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करने वाले एलिमेंट होंगे सेंटर में, तो लेकिन सेंट्रलाइजर ऑफ ए सी ए के अंदर वो एलिमेंट होंगे जो ए के साथ कम्यूट करते हैं। हमने उस ग्लोबल प्रॉपर्टी को थोड़ा लोकलाइज कर दिया है, ए एलिमेंट पर ले आए हैं बस कि ए एलिमेंट के साथ जो कम्यूट करते हैं वो कहाँ पर होंगे, सी ए के अंदर। So for any element A in G, the centralizer of A written as CA is the set of all elements of G which commute with A. A के साथ जो कम्यूट करते हैं वो CA के मेंबर होंगे। फिर से वही बात, अगर ग्रुप अबिलियन है तो सारे ही एलिमेंट सभी के साथ कम्यूट करते हैं तो A के साथ भी कम्यूट करेंगे, तो CA becomes the whole group G। G के सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे CA में। लेकिन अगर नॉन अबिलियन है तो भी एक एलिमेंट जरूर मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। बाकी जो है इसके अंदर और एलिमेंट भी हो सकते हैं, सारे एलिमेंट ना भी कम्यूट करते हो ए के साथ, हो सकता है कुछ एलिमेंट कम्यूट करते हो। तो सेंट्रलाइजर जो है हम प्रूव करने जा रहे हैं कि सेंट्रलाइजर CA इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इज सब ग्रुप ऑफ G। तो आइडेंटिटी क्योंकि कम्यूट करती है ए के साथ, तो सेंट्रलाइजर इज नॉट एम्प्टी। एक्स और वाई दो एलिमेंट सेंट्रलाइजर को बिलोंग करते हैं, मतलब ए के साथ दोनों कम्यूट करते हैं, तो एक्स वाई भी ए के साथ कम्यूट कर जाएगा। बिल्कुल सेम लाइंस पर प्रूफ है जैसे कि लास्ट था, सेंटर के लिए था। ऐसे ही अगर एक्स सी ए का मेंबर है तो परी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एक्स इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई आल्सो बोथ साइड्स विद एक्स इनवर्स। परी मल्टीप्लाई भी कर दो एक्स इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर दो बोथ साइड्स, तो ये x जो है x इनवर्स x आइडेंटिटी हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में बचेगा ए एक्स इनवर्स और राइट साइड में ये x इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा और ये बच जाएगा x इनवर्स a। सो a x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स a, दिस इंप्लाइज x इनवर्स बिलोंग्स टू CA। तो यही दो चीज़ें हमें प्रूव करनी थी कि एक तो क्लोज एक्स वाई अगर CA के मेंबर हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी CA में हो, और अगर x है तो उसका इनवर्स भी इस सेट को बिलोंग करता हो। तो CA हमारा हो गया सब ग्रुप ऑफ G। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है सब ग्रुप का, इसको हम बोल देते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप H। H एक सब ग्रुप है G का, तो NH हमने डिफाइन किया G के वो एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ G सच दैट AH इज इक्वल टू HA। AH इज इक्वल टू HA। ये सारे ये सेट हैं अपने आप में, H के सभी एलिमेंट्स को A से परी मल्टीप्लाई कर दें तो जो सेट आता है उसको बोलते हैं AH, और अगर H के सभी एलिमेंट्स को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें A से तो वो सेट है HA। तो ऐसे G के एलिमेंट जिनके लिए AH और HA इक्वल हों, उन एलिमेंट्स की जो कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं NH, नॉर्मलाइजर ऑफ H। सो NH इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। तो ये भी बिल्कुल सेम लाइंस पर ही चलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है उससे किसी भी एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो EH विल बी H एंड HE इज आल्सो H। सो EH इज इक्वल टू HE, दैट मीन्स E belongs to NH। So NH is not empty। Now suppose two elements x and y are in NH, then NH की डेफिनेशन है कि x h x के बराबर होगा और y h h y के बराबर होगा। हम देखना चाहते हैं x y h किसके बराबर होगा, तो y h जो है उसको रिप्लेस कर दोगे h y से, और फिर x h को आप रिप्लेस कर दोगे h x से, और ये हम कर पाए ड्यू टू एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। This implies x y also belongs to NH। Similarly,
अगर एक एलिमेंट एक्स एन एच को बिलोंग करता है तो उसमें ये कंडीशन है एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स। पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई दोनों करने हैं। चलो पहले हम प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स इनवर्स से, तो यहाँ पर एक्स खत्म हो गया, एच इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एच एक्स। अब पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो एक्स इनवर्स से तो आपके पास ये मिल गया, दैट मीन्स एक्स इनवर्स इज आल्सो मेंबर ऑफ एन एच। So from 1 and 2 NH is subgroup of G। तो इस तरह से आपको 3 सबग्रुप और मिल गए हैं और एक सबग्रुप और मिल सकता है अगर आप उसको वेरीफाई करना चाहो। तो ये जो यहाँ पर हमने सेंट्रलाइजर एलिमेंट का लिया था, इस एलिमेंट की जगह पर आप सबग्रुप ले लो या कोई सबसेट ले लो जी का, तो उससे जो सेट मिलेगा वो भी सब ग्रुप होगा। उसमें और नॉर्मलाइजर में थोड़ा फर्क होता है। यहाँ पर G के एलिमेंट्स वो होंगे जो H के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हो सेंट्रलाइजर में, और नॉर्मलाइजर में केवल ये जो सेट है, ये दो सेट इक्वल होने चाहिए एलिमेंट बाय एलिमेंट। जैसे कि इसका एक एलिमेंट H1 ले लेता हूँ मैं, तो AH1 और H1A जरूरी नहीं कि इक्वल हो। हमें तो बस ये चाहिए कि जो एंड रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, ये जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो सेट आया है और ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो सेट आया है, वो दोनों इक्वल हो। एलिमेंट बाय एलिमेंट इक्वल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेंट्रलाइजर ये एंश्योर करता है उसकी डेफिनेशन कि वो एलिमेंट बाय एलिमेंट इक्वल होंगे। तो जो नॉर्मलाइजर है उससे सेंट्रलाइजर होना एक स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स सेंट्रलाइजर में जो एलिमेंट है वो नॉर्मलाइजर में ज़रूर होगा, लेकिन नॉर्मलाइजर में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। सो सेंट्रलाइजर ऑफ H इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ H, और वो भी सब ग्रुप होता है। प्रूफ बिल्कुल सेम है। एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सबग्रुप्स। H और के दो फाइनाइट सबग्रुप है, तो हमने देखा कि H के कभी कभी सबग्रुप हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। H के इज ए सबग्रुप इफ एंड ओनली इफ H के इज इक्वल टू KH। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि H के सबग्रुप है या नहीं है, लेकिन हम उसमें एलिमेंट कितने हैं ये बता सकते हैं। ऑर्डर ऑफ H के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। तो H के जो है वो है सेट H इंटू K सच दैट H बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड K बिलोंग्स टू कैपिटल K। यानी H के अंदर वो एलिमेंट है जो एक H का एलिमेंट और एक K का एलिमेंट है, उनकी प्रोडक्ट है। तो H के अंदर अगर हम इस लिस्ट को देखें तो इसके अंदर एग्जैक्टली इतने एलिमेंट्स लिस्ट हुए हैं। ऑर्डर ऑफ H यानी H में जितने एलिमेंट हैं इंटू K में जितने एलिमेंट हैं, इतनी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। क्योंकि प्रोडक्ट्स तो इसी तरह से निकालेंगे, H का पहला एलिमेंट इंटू K का पहला एलिमेंट, H का दूसरा पहला एलिमेंट, K का दूसरा एलिमेंट। H का पहला एलिमेंट K के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर H का दूसरा एलिमेंट K के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, H का तीसरा एलिमेंट K के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी कि अगर H के अंदर m एलिमेंट है और K सेट के अंदर, क्योंकि फाइनाइट है ये, K के अंदर n एलिमेंट है, तो ये जो प्रोडक्ट है H के अंदर ये m इंटू n है। ये प्रोडक्ट m इंटू n है। लेकिन अगर ये सभी प्रोडक्ट्स डिस्टिंक्ट हों, m इंटू n ही अलग अलग एलिमेंट हों, तो फिर तो ऑर्डर ऑफ H के हो जाएगा ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K के बराबर। लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये है ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। दैट मीन्स अगर ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K 1 से बड़ा है, देखो 1 तो ज़रूर होगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो इस इंटरसेक्शन में ज़रूर होगा। तो अगर केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये बात बस सिंपल है कि ऑर्डर ऑफ H के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K। लेकिन अगर H इंटरसेक्शन K के अंदर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट भी हैं, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 या 2 से ज़्यादा है, तो फिर ये जो ऑर्डर है ये इसके बराबर, इस प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? इसके अंदर ज़रूर रिपीटिशंस होंगे।
मान लो इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो फिर ये ऑर्डर इन दोनों के ऑर्डर की प्रोडक्ट का हाफ होगा। इसका मतलब हर एलिमेंट 2 बार रिपीट हुआ होगा, तभी उसमें हाफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिलेंगे। तो हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि इन प्रोडक्ट्स में इतनी ही रिपीट, हर एलिमेंट इतनी बार रिपीट हुआ है जितने H इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट है। H इंटरसेक्शन के अंदर जितने एलिमेंट हैं, इस इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट हैं, उतनी बार हर एलिमेंट, हर प्रोडक्ट रिपीट हुई है। तो हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। एग्जैक्टली उतनी बार रिपीट हुई है। तो हम इसको 2 तरीके से प्रूव करेंगे, दोनों तरफ से प्रूव करेंगे। एक तो अगर रिपीटिशन हुई है तो कोई ना कोई H इंटरसेक्शन K का एलिमेंट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और हर H इंटरसेक्शन K के एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक रिपीटिशन जरूर हुई है, और उसके अलावा कोई और रिपीटिशन नहीं हुई है। तो पहले हम मान लेते हैं कि X बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। अगर X H इंटरसेक्शन K का एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि ये H का भी एलिमेंट है और K का भी एलिमेंट है। तो H K जो है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, H X इनवर्स इंटू X K, क्योंकि X इनवर्स और X जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो ये जो राइट हैंड साइड में एलिमेंट है ये भी H K के बराबर है, और ये प्रोडक्ट भी इसके अंदर है और ये प्रोडक्ट भी इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि H X इनवर्स H का एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि H भी H का एलिमेंट था और X भी H का एलिमेंट था, तो X का इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा, क्योंकि H जो है वो क्या है? सब ग्रुप। और H और X इनवर्स दोनों H के एलिमेंट हैं, तो उनकी प्रोडक्ट भी H का एलिमेंट होगा। और इसी तरीके से X और K, X K का भी एलिमेंट है और K जो है वो K का एलिमेंट है, तो X K भी K का एलिमेंट होगा। सो दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स टू HK because this element belongs to H and this element belongs to K। और ये डिफरेंट एलिमेंट है। H is not equal to HX inverse if X inverse is non identity element। अगर X आइडेंटिटी नहीं है तो X K जो है वो K के बराबर नहीं होगा, क्योंकि X K के बराबर होने का मतलब है X is आइडेंटिटी एलिमेंट। सो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट अगर कोई है इंटरसेक्शन में, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक और आपके पास प्रोडक्ट मिलेगी जो एच के बराबर ही होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट इन एच के इज रिपीटेड एट लीस्ट ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के टाइम्स, कि जितने इसमें एलिमेंट मिलते जाएंगे उतनी रिपीटेशन इस एलिमेंट की मिलती रहेंगी। तो हर एलिमेंट इतनी बार तो रिपीट हुआ ही है। नेक्स्ट अब हमारा काम ये है कि और ज़्यादा रिपीटेशंस नहीं है, एग्जैक्टली इतनी ही रिपीटेशंस है। नाउ सपोज देयर इज अ रिपीटेशन, मान लेते हैं कि रिपीटेशन है H1 K1 जो है वो H2 K2 के बराबर है। हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये रिपीटेशन किसी ना किसी H इंटरसेक्शन K के एलिमेंट के कारण ही है। यहाँ से हम इसको परी मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स H2 इनवर्स से, और पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं K1 इनवर्स से। तो यहाँ से H2 इनवर्स खत्म हो जाएगा और H2 इनवर्स आ जाएगा यहाँ पर, H2 इनवर्स H1 हो जाएगा, और K1 इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया है तो K1 यहाँ से खत्म हो जाएगा और K1 इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, H2 इनवर्स H1 इज इक्वल टू K2 K1 इनवर्स। अब आप देखो ये दो एलिमेंट हैं, दोनों ही सेम है, एक दूसरे के इक्वल है, तो मान लेते हैं ये एलिमेंट Z है, इसका नाम रख देते हैं Z। अब Z जो है उसको अगर हम यहाँ से देखें तो ये दोनों एलिमेंट H के एलिमेंट हैं, H सब ग्रुप है, तो ये जो Z है ये तो H का एलिमेंट है, और यहाँ से अगर आप देखो तो ये K का एलिमेंट है। सो Z इज एन एलिमेंट ऑफ H इंटरसेक्शन K। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि ये H2 और K2 क्या है इन टर्म्स ऑफ H1 एंड K1। तो यहाँ से हम पहली जो एक्सप्रेशन है H2 इनवर्स H1 जो कि Z के बराबर है, यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, H2 से परी मल्टीप्लाई कर दें, सो H1 इज इक्वल टू H2Z, और H2 हमें फाइंड आउट करना है तो Z इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो H2 बिकम्स H1Z इनवर्स। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन से हमें निकालना है K2, तो वो बिल्कुल सिंपल है, पोस्ट मल्टीप्लाई करना है K1 से बोथ साइड्स, तो K2 इज इक्वल टू Z K1।
और अब हम यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट थी H2K2, इसको H2 और K2 की वैल्यूज से रिप्लेस कर देते हैं जो कि H1 और K1 की टर्म्स में है। तो आप देखो H2K2 क्या बन जाता है, H1Z इनवर्स इंटू ZK1। इस तरह के एलिमेंट्स तो हमने पहले ही कंसीडर कर लिए हैं कि अगर इंटरसेक्शन का कोई एलिमेंट है तो इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह की जो रिपीटेशन है वो तो हमने पहले ही काउंट कर ली है। तो अगर कोई और रिपीटेशन है तो वो भी कोई नई रिपीटेशन नहीं है, वो किसी ना किसी इंटरसेक्शन के एलिमेंट के कारण है, और वो इंटरसेक्शन का एलिमेंट वैसे ही रिपीटेशन करता है जैसी हमने काउंट की थी। सो every repetition in HK is due to some element of H intersection K, so there are exactly order of H intersection K copies of each element। हर एलिमेंट की इतनी इतनी रिपीटेशंस हो गई है, तो इसलिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो है वो तो इतने ही हैं। फॉर एग्जांपल मान लो H के अंदर जो है वो है 10 एलिमेंट, 10 एलिमेंट्स, और K के अंदर है 6 एलिमेंट्स। तो HK के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो 60 होंगी, लेकिन मान लो H इंटरसेक्शन K के अंदर 4 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट, जो 6 एलिमेंट थे और 10 एलिमेंट थे, उनमें 4 एलिमेंट कॉमन है। तो ये रिजल्ट ये कहता है, जो हमने प्रूव किया, ये प्रूफ हमारा ये कहता है कि जो रिपीटेशन, जो प्रोडक्ट्स थी 60, उसमें हर प्रोडक्ट 4 बार, एक सेम एलिमेंट 4 बार रिपीट हुआ है, और 60 जो है टोटल है वो प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर केवल 15 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, 15 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं HK के अंदर, और वो किसके बराबर है, 10 × 6 डिवाइडेड बाई 4, 15। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही।